आज जब हर तरफ चारों तरफ असंतोष छाया हुआ है, सफलता और असफलता का मुद्दा हो, हर तरफ निराशा का माहौल है। खास तौर से युवाओं में पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे वो चुनाव से संबंधित घटना हो। इस समय बिहार चुनाव चल रहा है, आप सब भी जानते ही होंगे। इस बारे में कुछ ज़्यादा बात करने की आवश्यकता तो है नहीं। चाहे वो युवाओं में खास तौर से जॉब को लेकर समस्याएं हो, कुल मिलाकर हर तरफ असंतोष और असफलता का वातावरण देखने को मिल रहा है। इन सब को लेकर लोगों में आक्रोश है, असंतोष है। तो आज के इस माहौल में यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होने जा रही है। शोले फिल्म की यह कहानी है उन तमाम लोगों की जो जिंदगी में किसी भी मौके पर हताश और उदास हो जाते हैं, जिनको अपनी सफलता को लेकर कोई संदेह होता है। यह उनके लिए है। देखिए, जिंदगी में कैसे और कब और किन किन परिस्थितियों में हमें अवसर मिलते हैं और कब हम इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 50 साल पहले, यानी कि 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई बॉलीवुड की, या यूँ कहें कि हिंदी सिनेमा जगत की कालजयी फिल्म शोले के बारे में। दिन था 15 अगस्त 1975 का, यानी कि आज से ठीक 50 साल पहले शोले फिल्म रिलीज हुई थी और शोले ने भारतीय सिनेमा में क्रांति लाने का काम किया। आपने शोले फिल्म तो देखी ही होगी, उसके किरदार देखे होंगे, उसके डायलॉग्स भी याद होंगे। जय, बीरू, बसंती, यह सब आपको याद होंगे, और वो सूरमा भोपाली, जेलर। लेकिन शोले फिल्म कैसे बनी कैसे? जब यह रिलीज हुई थी उसके बाद भी इसने तहलका मचाया और आज तक बच्चे बच्चे की जुबान पर उसके पात्रों के डायलॉग याद हैं। हालांकि इन सब के बीच यह भी एक बहुत बड़े बहस की बात थी कि शोले बॉलीवुड की सबसे अच्छी फिल्म है या सबसे ज़्यादा कमर्शियल यानी कि कमाने वाली फिल्म है। क्या है और क्या नहीं है। बहुत सारे लोग थे, उनका कहना था कि मदर इंडिया, मुगले आजम उनसे कहीं बेहतर फिल्में हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि फिल्म ने उसका लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। लेकिन यह बात भी सच है कि शोले के पात्रों, किरदारों और शोले की कसावट और बनावट जैसे कोई दूसरी फिल्म नहीं। शोले की अपनी कामयाबी किसी भी दूसरी फिल्म से एक अलग ही तरह की थी, जो बिल्कुल अलग। लेकिन आपने शोले फिल्म तो देखी ही होगी, उसके किरदार भी देखे होंगे, उसका डायलॉग्स याद होंगे। गब्बर सिंह के, ठाकुर के, जय के, बीरू के, बसंती के, यह सब आपको याद होगा। साथ ही सूरमा भोपाली के डायलॉग्स, जेलर के। लेकिन शोले फिल्म बनी कैसे थी, यह सवाल, इन सभी सवालों के जवाब भी आज की इन परिस्थितियों से आपको निकालने में काफ़ी मददगार साबित होती है। मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर कहते हैं कि शोले जैसी फिल्म बनाई नहीं जाती, ये बन जाया करती हैं। इसको कोई चाहे तो भी ऐसा नहीं बन सकता। बहरहाल, शोले जितनी इंटरेस्टिंग फिल्म है, इनके पात्र जितने इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज़्यादा शोले फिल्म बनने के पीछे की कहानी इंटरेस्टिंग है। उसके पात्रों की चयन की कहानी इंटरेस्टिंग है। उसमें तमाम उतार चढ़ाव कब किस मोड़ पे आते हैं, किस तरीके से आए, और बाद में शोले ने कैसी अपनी कामयाबियों को बुलंद किया और बुलंदियां हासिल की। जिस तरह फिल्मों में, जिस सिनेमा हॉल में मुंबई में इसका प्रीमियर हुआ था, उसके सामने वाले बस स्टैंड का नाम तो शोले बस स्टैंड ही पड़ गया था। और न जाने इस तरीके की कितनी कहानियां इस फिल्म से जुड़ी हुई है। आज उन्हीं कहानियों को हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। खास तौर से हताश और निराश युवाओं के लिए तो बहुत ही फिट बैठती है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि जिंदगी के किसी भी मौके पर आप हताश और उदास हो जाएं, आपको अपनी सफलताओं को लेकर संदेह पैदा हो जाए, तो शोले फिल्म से जुड़े हुए इन तमाम किस्सों को याद कीजिएगा। बात 1973 की है। जीपी सिप्पी उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था। उनके बेटे रमेश सिप्पी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगा नहीं और वो लौट आए, क्योंकि उनका मन भी यही फिल्मों में और कहानियों में लगा रहता था। बाद में उनके पिता जीपी सिप्पी ने उनसे कहा कि जब तुम वापस आ जाओ, और वो वापस आने के लिए बाद में उन्होंने कुछ दिन तक फिल्म के डायरेक्टर्स के साथ असिस्टेंट का रोल भी किया। उसके बाद उन्होंने 2 फिल्में बनाई, पहली अंदाज और दूसरा सीता और गीता। सीता और गीता से हेमा मालिनी बॉलीवुड की नंबर 1 की हीरोइन बन गई और रमेश सिप्पी का सिक्का बॉलीवुड में जम गया। उसी समय रमेश सिप्पी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी
जिसमें यह तय किया गया कि वो एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म मल्टी स्टारर है जिसमें बहुत सारे स्टार होंगे। उस पार्टी में अमिताभ बच्चन भी पहुंचे। उन दिनों आलम यह था कि अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे। अब उन्हें एक ऐसे फिल्म की तलाश थी जिससे उनके कैरियर में फिर से उछाल आए। इसलिए इस पार्टी में जबकि उन्हें 102 डिग्री के बुखार था, उसके बावजूद अमिताभ बच्चन गए और वहां जाकर रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी से अपने लिए एक रोल के लिए कन्विंस कर सके। इसलिए वो वहां गए। उन्हें बुखार इतना ज्यादा था, 102 डिग्री का बुखार था, शरीर में दर्द था। कभी कभी मौका मिलने पर वो वहां लेट भी जाया करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा थे। वो थे तो विलेन, लेकिन उस समय तक बहुत बड़े स्टार बन गए थे। बॉलीवुड में उस समय उनका काफी नाम था। इधर अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप होने की वजह से इनका ग्राफ गिरता जा रहा था। जिस रोल के लिए अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे, वहां जो इस फिल्म से जुड़े हुए इंडस्ट्री के और लोग थे, वो रमेश सिप्पी से बार बार यह कहने से चूक नहीं रहे थे कि इस दुबले पतले आदमी के बारे में तो सोचना भी नहीं। और इन्हीं सब के बीच जब शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई तो लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ इशारा करते हुए रमेश सिप्पी से कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारे फिल्म का स्टार अब आ चुका है। बहरहाल यह कुछ ऐसी घटनाएं रही और सलीम जावेद की जोड़ी तब तक एक हिट लेखक की जोड़ी बन गई थी। वो सिप्पीज के यहाँ 750 रुपये महीने की नौकरी करते थे और उन्होंने स्टोरी राइटर्स का एक डेस्क भी बना रखा था। अब सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता हैं, वो इंदौर से आए थे। उनके पिता पुलिस ऑफिसर थे और वो हीरो बनने के लिए आए थे। बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन उनको उस तरह के रोल नहीं मिल पा रहे थे। बाद में तो वो जावेद अख्तर वो भी आए थे। छोटे मोटे काम उनको मिल भी रहे थे, लेकिन इन सब के बाद भी उन दोनों ने जोड़ी बना ली। बहरहाल सिप्पीज के पास जावेद अख्तर और सलीम खान, उन्होंने कहा कि नई कहानी लेकर आओ। 2 कहानी लेकर सलीम जावेद पहुंचे। एक कहानी पूरी करीब तैयार थी। उन्होंने कहानी बताई कि एक आदमी है और उस कहानी की शीर्षक है मजबूर। यही उस फिल्म का नाम रखा उन्होंने कि वो अपना इलाज करवाने के लिए हत्या का एक मामला अपने सिर पर ले लेता है पैसों की खातिर। तो इस मजबूर फिल्म में जो हीरो है वो हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लेता है अपनी ट्यूमर का इलाज करवाने के लिए। और ये कहानी पूरी कहानी है जो उस वक्त तक कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने सुना थी। हाँ, एक कहानी और भी उन्होंने रखी थी जो मात्र 4 लाइनों की थी और वो 4 लाइनों में उन्होंने सुनाई कि एक आर्मी ऑफिसर है, उसके परिवार वालों का डकैत सफाया कर देता है, कोई नहीं बचता। फिर भी वो 2 लोगों को साथ लेकर के आर्मी के वो 2 ऑफिसर जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल चल रहा होता है, उनको लेकर के वो डाकुओं से बदला लेता है। बस इतनी ही कहानी वो सुना पाए थे। तब रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी ने कहा कि मजबूर फिल्म के लिए उन्होंने पूछा, जिसकी कहानी लगभग पूरी तैयार थी, कि इसके लिए कितना लोगे? तो उन्होंने बताया 2 लाख चाहिए। तब उन्होंने ये पूछा कि और जो ये 4 लाइनों की कहानी है उसके लिए? तो सलीम और जावेद बोले 1 लाख। इन सब के बीच उन्होंने कहा चलो 75,000 देते हैं, यह 4 लाइनों वाली कहानी जो है इसी को बड़ी कहानी बना के लेके आओ। अब कहानी इसी के ऊपर बनने लग गई। रमेश सिप्पी, जावेद अख्तर और सलीम खान बैठे होते हैं, रोल पे डिस्कशन हो रहे होते हैं और फिर कैसे कैसे रोल हो इस पर विचार विमर्श हो रहा था। हुआ यह कि जीपी सिप्पी ने कहा कि सुनो, यह जो आर्मी ऑफिसर की बात है, फौजी ऑफिसर की और 2 फौज के अधिकारियों का कोर्ट मार्शल हो गया है, इसको शूट करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। फौज से परमिशन लेना होगा, लोकेशन पे जाना होगा, इस तरह से यह सब काम करना बड़ा लफड़े का काम हो जाएगा, कई लफड़े फंस जाएंगे। कोर्ट मार्शल दिखाना तो और ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में ऐसा करो, इसे चेंज कर दो। और इसे चेंज करके पुलिस अफसर कर दिया गया। अब पुलिस अफसर का रोल, उसका नाम क्या हो? जैसा कि फिल्म में आपने देखा भी होगा, आपको मालूम होगा कि पुलिस अफसर का नाम क्या था, ठाकुर बलदेव सिंह। आपको ये मालूम होगा ठाकुर बलदेव सिंह किसका नाम था? तो बता दूं आपको कि सलमान खान के नाना का नाम था। सलीम खान ने जब शादी की थी तो वो ठाकुर बलदेव सिंह जम्मू के रहने वाले थे और उन्होंने इस शादी के विरोध में 7 वर्षों तक सलीम खान, उसकी पत्नी मतलब कि अपनी बेटी से बात तक नहीं की थी। तो अब एक कड़क ठाकुर के तौर पे सलीम खान को अपने ससुर का नाम ही याद आया और उन्होंने उसका नाम रख दिया ठाकुर बलदेव सिंह। अब जय और बीरू का नाम,
तो जय और बीरू जावेद अख्तर के स्कूल टाइम के दो दोस्त थे जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वहां से जय और बीरू का नाम ले लिया। अब बारी आई गब्बर के नाम की, क्योंकि गब्बर एक बहुत बड़ा डकैत था। तो सलीम खान के पिताजी पुलिस में बड़े अफसर थे, तो वो गब्बर नाम का एक डकैत था इंदौर के आसपास। उसका अक्सर वो जिक्र किया करते थे, तो गब्बर सिंह का नाम उन्होंने वहां से ले लिया। चलिए, ये तो थी स्टार कास्ट की बात। अब इन सभी पात्रों के जो डायलॉग्स थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उठाए गए थे। हेमा मालिनी, जो कि रमेश सिप्पी ने सीता और गीता में, क्योंकि वो तो रह चुकी थी इसलिए उनका इस फिल्म में भी रहना तो था ही था। हेमा मालिनी को जब पता चला तो ये भी पता चला कि उनका जो रोल है वो बहुत कम है। तब उन्होंने कहा कि इतने छोटे रोल के लिए तो रमेश सिप्पी ने कहा कि देखो, यह गब्बर और ठाकुर की फिल्म है, लेकिन इससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो नंबर 1 हीरोइन सीता और गीता के जरिए तो बन चुकी थी। इसलिए अब वो रमेश सिप्पी की बात को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए वो भी तैयार हो गई। अब अमिताभ बच्चन को लेने के लिए रमेश सिप्पी आधे मन से तैयार थे। वो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा में से किसको लिया जाए इसी कसमकस में थे। हालांकि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ रमेश सिप्पी का झुकाव ज्यादा था, लेकिन जावेद अख्तर और सलीम खान ने अमिताभ बच्चन की एक फिल्म जो कि फ्लॉप थी, रास्ते का पत्थर, इस तरीके की एक और फ्लॉप फिल्म थी, उसको 3 बार इन लोगों ने देखा था। और उस वक्त तक शोले फिल्म शुरू होने वाली थी। तब जंजीर में जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे और प्रकाश मेहरा उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जंजीर फिल्म भी जावेद अख्तर और इन्हीं लोगों ने लिखी थी। इन्हीं लोगों ने प्रकाश मेहरा से कहा था कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए कास्ट करने के लिए। तो इस तरह जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को लेने का सबसे ज्यादा दबाव जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी का ही था। उनका यह कहना था कि इस व्यक्ति के भीतर एक बहुत बड़ा कलाकार छुपा है, जिसको इस रोल में अगर दे दिया जाए तो वो कलाकार बाहर निकल सकता है। अब बात जब गब्बर सिंह की आई, अब जब बात यहाँ पर फंसी गब्बर सिंह की, अब जब सबको यह पता चल गया कि गब्बर, जो कि अमजद खान थे, हुआ यूं कि एक सीन के एक डायलॉग डिलीवरी में जब बात हुआ कि कितने आदमी थे, अरे यो सांभा, कितना इनाम है रे हम पर पूरे 50,000 का, यह सब जब सुना रहे थे जावेद अख्तर और सलीम खान, तो अमिताभ बच्चन ने डायलॉग सुनते ही कहा कि यह फिल्म तो गब्बर की है। तो इससे उन्हें अपने लिए कुछ खास तो इस फिल्म में लगा नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संजीव कुमार गब्बर के रोल के लिए लग गए, क्योंकि गब्बर उस फिल्म का मुख्य रोल था। तो रमेश सिप्पी का यह कहना था कि गब्बर का रोल डैनी करेंगे। डैनी का उन दिनों नाम था फिल्म इंडस्ट्री में। उस वक्त वो डैनी की आवाज़, डैनी की एक्टिंग से बहुत प्रभावित भी थे। इधर धर्मेंद्र जो थे वो ठाकुर का रोल करना चाहते थे। उन्हें लगा कि जय बीरू में यह बीरू रोल हल्का है, यह फिल्म ही ठाकुर और गब्बर की है, तो मैं ठाकुर का रोल करना चाहूँगा। रमेश सिप्पी ने दिमाग का इस्तेमाल किया। हुआ कुछ यूं कि उस समय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला सुनिएगा कि उस वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। उन दोनों के बीच में अफेयर भी शुरू हो गया था। इधर संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज भी कर दिया था। हालांकि मामला बना नहीं था, लेकिन प्रपोज कर दिया था। रमेश सिप्पी इस बात को जानते थे। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुमने ठाकुर का रोल लिया तो हेमा संजीव कपूर के साथ हो जाएगी। और डर के मारे धर्मेंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं बीरू के रोल में ही ठीक हूँ, यह ठाकुर का रोल संजीव कुमार करे, कोई बात नहीं। ठीक इसी तरह जया बच्चन का भी था। रमेश सिप्पी चाहते थे कि दोनों की एक्ट्रेस में जया बच्चन से, जो कि आंखों से एक्टिंग करने में माहिर थी, कोई दूसरा एक्ट्रेस उतनी अच्छी नहीं जम रही थी। उन्होंने जया बच्चन को जिस रोल में उसमें लेना चाहा, एक विधवा के रोल में, ठाकुर के बहू के रूप में, जया बच्चन ने यह कहते हुए कि फिल्म में क्या है और इतनी छोटी रोल के लिए वो क्यों इस फिल्म को करेंगे, क्योंकि उस वक्त जया बच्चन की गुड्डी फिल्म से हिट हुई थी और अमिताभ बच्चन से जया बच्चन का अफेयर भी शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और जंजीर फिल्म में साथ काम कर रहे थे। इसलिए अमिताभ बच्चन ने जया बहादुरी को मनाने का काम किया और इसका असर हुआ और जया बहादुरी भी मान गई। इस तरह इस फिल्म की कास्ट हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा अचरज की बात तो यहाँ ये है कि जहाँ मैंने आप सब लोगों से कहा था कि जिंदगी में जब आप हताश हो तो शोले फिल्म की पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनकर आप में एक उमंग, एक इंस्पिरेशन जागेगा। वो असल बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब बात आती है गब्बर की। गब्बर बनेंगे डैनी। और अब आप सोचिए, डैनी
अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, ये सारे लोग खड़े होकर इनकी फोटोएं भी ली गई थी स्टार कास्ट के तौर पर। उसमें डैनी भी थे। और मामला यह हुआ कि जब रमेश सिप्पी ने कहा, और मामला यह हुआ जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, वह यह कि रमेश सिप्पी ने जब यह कहा कि यह जो फिल्में डाकुओं वाली होती है उसमें चंबल दिखाने होते हैं, उन दिनों हर बार हर फिल्म राजस्थान में ही शूट होती थी। उस समय डकैत बड़ी बड़ी मूछों वाले, पगड़ी वाले, फवानी का टीका लिए हुए, बंदूक लिए हुए और गोलियों की बेल्ट पहने हुए होते थे। तब रमेश सिप्पी ने कहा, हम फिल्म राजस्थान में नहीं शूट करेंगे। और दूसरी बात यह कही कि ऐसा डाकू भी हमारी फिल्म में नहीं होगा, हमारा डाकू थोड़ा अलग किस्म का होगा, इसलिए इसकी लोकेशन अलग ढूंढी जाए। तो लोकेशन ढूंढने के लिए लगा दिया गया काम पे, और जिनको लगाया गया वो मुंबई से बाय रोड निकले और बेंगलुरु के पास जाते जाते दो जगह उन्होंने कर्नाटक में ढूंढे, और वो जगह थे रामनगर, जो कि बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर दूर है। वो सड़क से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक फिल्म के वहां पर पहले भी शूटिंग हुई थी। अच्छा लोकेशन है और ऐसी ही लोकेशन इस फिल्म के लिए चाहिए थी, क्योंकि ठाकुर का घर तो पहाड़ में हो और गांव नीचे हो, और गब्बर का जो ये ठिकाना हो वो भी बिल्कुल आसपास में हो, वो भी पहाड़ियों में ही हो, ताकि दोनों का तालमेल बना रह सके। जब आप फिल्म में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यही वो गांव था, वहीं पे ठाकुर थे और ठीक एक पहाड़ी है उसके बगल में गब्बर, यानी कि ये सब 500 मीटर में ही पूरे गब्बर वाले सीन की इस शोले फिल्म में शूटिंग हो गई थी। हाँ, तो बात में ये कह रहा था कि डैनी फाइनल हो गए। उन दिनों डैनी ने धर्मात्मा नाम की एक फिल्म फिरोज खान ने उनको साइन की थी, और धर्मात्मा को बनना था अफगानिस्तान में। वहाँ की सरकार से सारी परमिशन सब कुछ लेकर के सब फिरोज खान ने डैनी को डेट बताई। तब डैनी के मैनेजर मदन को होश फाख्ता हो गए, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में हजारों लोगों को लगाकर सेट तैयार करा दिए गए थे रमेश सिप्पी ने, और डेट क्रैश कर रही थी यहाँ। तब फिरोज खान ने रमेश सिप्पी से रिक्वेस्ट किया कि डैनी की डेट को आप आगे पीछे कर लो। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म मल्टी स्टारर है, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जया, अमिताभ, ये सारे लोग हैं। अब एक ही डेट के लिए इन सब की डेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उधर डैनी की फिल्म धर्मात्मा, फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा में डैनी की एक बहुत जबरदस्त भूमिका थी। अब इधर डैनी बड़े चक्कर में पड़ गए थे, क्योंकि वो दोनों ही फिल्में करना चाहते थे। अंततः बात नहीं बनी। फिरोज खान डैनी से नाराज भी हो गए। वो उनके पुराने दोस्त थे, क्योंकि फिरोज खान ने डैनी को पहले साइन किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में यह तय हुआ कि डैनी ने शोले छोड़ दिया। अब शुरू हुई गब्बर के लिए फिर से नई तलाश। अब यहाँ फिर से आए सलीम जावेद, और सलीम खान ने ही यह मामला भी हल किया। दरअसल सलीम खान गब्बर के पिता को जानते थे, उनके पिता भी एक्टर थे, और गब्बर यानी कि अमजद खान उन दिनों थिएटर में एक्टिंग करते थे। तो एक कलाकार के तौर पर रमेश सिप्पी ने जब पूछा कि वो कैसे एक्टर हैं, तब उन्होंने कहा वो मुझसे अच्छा एक्टर है, और इसी बात को लेकर अमजद खान को बुलाया गया। उनकी स्क्रीनिंग हुई और वो फाइनल हो गए। अमजद खान को बोला गया कि गब्बर का रोल आप ही करेंगे। सब तैयारियां हो गई। अब आगे देखिए इंटरेस्टिंग बातें कैसे कैसे हो जाती है। सारी तैयारियां हो गई। भागते हुए अमजद खान अपने घर पहुंचे। अमजद खान का एक बेटा जो कि तुरंत पैदा हुआ था, उन्होंने अपनी पतली सैला से यह बातें कही तो वह बहुत खुश हुई कि मुझे बहुत अच्छी और बड़ी फिल्म मिल गई है, और यह उनके लिए एक पहली फिल्म, इतना बड़ा रोल। चलिए अब हुआ ये कि अब जिस दिन उन्हें बेंगलोर जाना था और उन्हें यह मालूम हुआ कि डैनी ने यह फिल्म अभी अभी छोड़ी है, कहीं मैं कमजोर पड़ा तो कहीं यह मामला फिर से डैनी में यह फिल्म करने लग जाएं, इसलिए ये डर उनको बेचैन कर रहा था। जिस दिन बेंगलोर उन्हें फ्लाइट से जाना था, जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया वैसे ही प्लेन में खराबी आ गई और प्लेन वापस बेंगलोर जाने के बजाय मुंबई एयरपोर्ट पर उतर गया। इधर अमजद खान का दिल बैठ गया। उन्हें बेंगलोर शूटिंग के लिए जाना था। उस दिनों इस तरह से फोन या मोबाइल फोन नहीं होते थे। वह एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे। एक तो उनके पिता कैंसर के मरीज थे, दूसरी तरफ उनका एक बेटा भी था जो अभी मुश्किल से 1 महीने का भी नहीं हुआ था, और वह ये बात तो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी बताना नहीं चाह रहे थे कि शूटिंग मेरी मिस हो सकती है। मैं जिस जहाज से जा रहा था वो वापस मुंबई आ गया। मुंबई एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी से बात तक नहीं की। 5 घंटे तक अमजद खान वहीं बैठे रहे। बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन अब
ठीक हो चुका है, अब बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ करेगा। उस समय तक ये बातें अमजद खान कहते हैं कि ज़्यादातर लोग तो डर के मारे फ्लाइट ही छोड़ गए थे या फिर लेट होने की वजह से छोड़ गए थे, लेकिन अमजद खान एयरपोर्ट पर ही बैठे रहे और जब वो फ्लाइट में बैठे तो उन्होंने अपने दोस्त को एक बार कहा कि एक बार तो उन्हें लगा कि पता नहीं फ्लाइट क्रैश न हो जाए। गड़बड़ी आती है तो अक्सर ही मन में ये सवाल आता है कि जिस जहाज में जा रहे हैं यह क्रैश भी हो सकता है। जब जहाज में बैठे तो एक बार दिमाग में आता ही है, डर तो लगता ही है। तो उन्होंने कहा कि यह मुझे लगने लगा कि चलो यह प्लेन क्रैश हो जाए तो ठीक है, क्योंकि प्लेन क्रैश हो जाएगा अगर तो डैनी को रोल मिल जाएगा। ये बातें उनके दिमाग में आई थी, लेकिन ये नहीं था कि प्लेन क्रैश हो जाएगी तो मेरी जान भी चली जाएगी। उनके दिमाग में यह बात थी कि गब्बर का रोल डैनी को मिल जाएगा, मतलब मैं गया कहीं तो आप आ जाओगे। बहरहाल वो बेंगलुरु पहुंचे, शूटिंग शुरू हुई और आपको मालूम है अमजद खान इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अपने सामने देख करके बिल्कुल ही हताश हो गए। उन्हें पहला ही शॉट जो देना था वो था खैनी मलते हुए कि कितने आदमी थे। अब अमजद खान ने कभी खैनी बनाई तो थी नहीं, वो खैनी बनाते तो बोल नहीं पाते, जब डायलॉग बोलते तो खैनी नहीं बना पाते, और जो वो पुड़िया बंद करने वाला स्टाइल था वो तो कर ही नहीं पा रहे थे। इस पुड़िया को खोलने और बंद करने में करीब करीब 40 टेक हुए, 40 टेक, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी संतुष्ट नहीं हुए। इधर 40 टेक देने के बाद अमजद खान से रमेश सिप्पी ने कहा कि नहीं हो पा रहा है और उस शेड्यूल से अमजद खान को बाहर कर दिया गया। बाहर का मतलब फिल्म से नहीं था, बस इस टेक से बाहर किया गया था कि अब जाके रेस्ट करो, पहले नॉर्मल हो जाओ तब आना, क्योंकि इस समय तुम बहुत प्रेशर में हो। अमजद खान बैठे रहते थे, होटल में पहुंचते थे। उन दिनों शराब पीने का बॉलीवुड के लोगों में प्रचलन बहुत ज़्यादा था और सार्वजनिक भी था। शाम को सब लोग पहुंच जाते शराब पीने, पार्टियां करते। हालांकि अमजद खान शराब नहीं पीते थे, वो सिर्फ चाय पीते थे और बहुत कप चाय पी जाते थे। फिर दूसरे शेड्यूल में अमजद खान को बुलाया गया। इन सब के बीच तब तक अमजद खान बाथरूम में जाते, कमरे में शीशे के सामने जाते और वो अपना रिहर्सल करते रहे थे। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके कहा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। और जब उसके पहले जब उन्हें इस रोल के बारे में जानकारियाँ मिली थी तो अभिशप्त चंबल के नाम की एक किताब जया बहादुर के पिताजी ने लिखी थी डाकुओं पर। अमजद खान वही किताब को पढ़ते थे और उसमें जिस तरीके से रोल और डायलॉग ठाकुर का चित्रण उन्होंने किया था उसी को कॉपी करना चाहते थे। देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस था इस बंदे में। बहरहाल वो गए। इधर इनकी पत्नी बताती हैं कि जब वो शूटिंग पर जा रहे थे तो कुरान को हाथ में लिया और सिर पे लगा के भी गए। तो अमजद खान का वो मशहूर डायलॉग कि अरे ओ शांबा, ये कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया उनके पड़ोस में रहने वाले एक धोबी का था। उस धोबी की पत्नी का नाम शांति था और वो इसी स्टाइल से उसको बुलाता था कि अरे ओ शांति। तो अमजद खान ने वो चीज़ वहाँ से कॉपी करके अरे ओ सांभा में लिया। तो अमजद खान से जब 40 टेक के बाद नहीं हो पाया तो इन सब के बाद जब वह बाद के दूसरे शेड्यूल में जब वो पहुँचे तो अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तो फिर वह यादगार बन गए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब वो नहीं कर पा रहे थे उस वक्त सलीम और जावेद अख्तर जिन्होंने अमजद खान का नाम इस फिल्म के लिए गब्बर रिकमेंड किया था, वह रमेश सिप्पी का फिर से कहते हैं, राय देते हैं कि अमजद खान को ड्रॉप कर दो, इससे नहीं हो पाएगा ये रोल। लेकिन रमेश सिप्पी ने किसी की भी बात नहीं मानी और अमजद खान बने रहे फिल्म में। इधर अमजद खान, क्योंकि अमजद खान तक भी ये बातें तब तक पहुंच गई थी कि अब यह लोग जो तुम्हें रोल दिलवाए थे अब यही तुमको इस फिल्म से निकलवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर अमजद खान का पूरी जिंदगी सलीम और जावेद से झगड़ा बना रहा। यहाँ तक कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी शोले, उस दिन सीढ़ियों पर बैठ के अमजद खान देख रहे थे और सलीम खान जब उसके पास गए तो दोनों में इतनी तकरार हो गई कि कुछ लोगों को तो लगने लगा कि बीच बचाव करके उनको अलग करना पड़ा। अमजद खान ने अपनी पूरी जिंदगी फिर सलीम जावेद के साथ कोई काम नहीं किया। बहरहाल सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से यह बातें कही, रमेश सिप्पी माने नहीं। फिल्म की पूरी शूटिंग हुई और इन सब के बीच और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हुई। तब फिल्म जाकर रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तब भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई। इस फिल्म का लंदन में एक प्रीमियर होना था। इन सब के बीच और भी कई इंटरेस्टिंग बातें हुई। जब फिल्म रिलीज हुई
तो बहुत सारी परेशानियां भी आईं, क्योंकि जावेद अख्तर और सलीम खान राजेश खन्ना की फिल्में जो कि उन दिनों फ्लॉप हो रही थी। तो जावेद खान और सलीम खान का ये कहना था कि देश में जेपी मूवमेंट शुरू हो चुका है और आज़ादी का जो जश्न का माहौल है वह लोगों के दिमाग से उतर चुका है, और जो नेता राष्ट्र की सेवा और समाज की सेवा के लिए राजनीति में आए वो सब बातें अब खत्म हो चुकी है। अब भ्रष्टाचारियों का, बाहुबलियों का और पैसों का खेल राजनीति में चल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देश के आम आदमी और युवाओं का गुस्सा इस वक्त है, इसलिए ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जिसमें आक्रोश हो सिस्टम के खिलाफ। और यह बातें उन्होंने यूं ही नहीं कही थी, यह बातें उन्होंने जंजीर में अमिताभ बच्चन को उदाहरण भी दिया था कि कैसे उनकी यह फिल्म बनी। हुआ यूं कि देश में उन दिनों जेपी मूवमेंट की वजह से युवाओं में एक आक्रोश की भावना थी, उसको जावेद अख्तर, सलीम खान ने बॉलीवुड में भुनाने का काम किया। दीवार, जंजीर और ये सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की तरफ ले गई। साहित्य और समाज, जो कि उस समय की फिल्मों में समाज का एक आईना माना जाता था। उन दिनों फिल्म एक रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना का दौर था, जो कि अमिताभ बच्चन जो कि एक यंग एंग्री मैन की तरफ गए। देश की सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियां उन दिनों, इन सभी बातों का रिफ्लेक्शन था अमिताभ बच्चन के रोल में, जो उनकी तरफ आकर्षण इतनी तेजी से लोगों का हुआ। बहरहाल तो जावेद अख्तर और सलीम खान ने इस चीज को इस शोले फिल्म में भी डाला, उसी तरह के इमोशंस को आगे बढ़ाया। तो जब फिल्म शुरू हुई, जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो 73 में उसमें एक काफी रोचक बात यह हुई कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब जंजीर रिलीज हो गई थी। जया बहादुरी, अमिताभ बच्चन उसमें थे। अमिताभ बच्चन उस समय तक मेगा स्टार बन चुके थे। इधर फिल्म के रिलीज होते ही अमिताभ और जया बच्चन में, जो कि पहले से ही प्यार था, दोनों ने तय किया कि वह शादी करेंगे। लेकिन उससे पहली बार वो लंदन घूमने के लिए अमिताभ बच्चन ने प्लान बनाया। जया बहादुरी और अमिताभ बच्चन लंदन घूमने के लिए जाना चाहते थे। जब पिताजी से इसके लिए बात की तो उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, आप शादी किए बगैर साथ में नहीं जा सकते। आनंद फानन में ही शादी हो गई एक ही दिन में, और वो लोग बाहर चले गए लंदन घूमने के लिए रमेश सिप्पी को बता के। और जब उधर से लौटे तो जया बच्चन प्रेग्नेंट हो गई। पहले तो अमिताभ बच्चन ने रमेश सिप्पी से पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शादी करने से कोई दिक्कत नहीं। लौट के आए तब बोले कि जया प्रेग्नेंट हो गई है। जब उन्हें पता चला कि अब जया बच्चन प्रेग्नेंट है तब शूटिंग को कुछ दिनों के लिए टाला गया, जया बच्चन की प्रेगनेंसी को देखते हुए। और अब आप देखिए कि जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते रहते हैं। फिर जब फिल्म रिलीज हो गई, रिलीज होने से पहले जो कि लंदन में होनी थी, वहाँ के हाई कमिश्नर से जब रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिल्म जहां पर एडिट हुई है, जहां पे बनी है, वहां से सीधे इंडिया जाएगी, आप यहां स्क्रीनिंग कैसे रख सकते। रमेश सिप्पी समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब जब कैंसिल कर दिया तो उस समय के अधिकारियों को खराब लगा कि 15 अगस्त की डेट रिलीज की थी, हिंदुस्तान में 14 अगस्त को वो प्रिंट आया और कस्टम वालों ने उसे रोक लिया। इतना लाल फीता शाही था उस समय में भी। लेकिन जेपी सिप्पी कोई छोटा मोटा आदमी तो थे नहीं। उन्होंने रजनी पटेल और विद्याचरण शुक्ला, जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे, उस वक्त उनको अपने यहाँ पार्टी पर यानी कि 14 अगस्त को ही बुला लिया। और उन्हें जब बताया तब उन्होंने फ़ोन करकाया यहाँ के अधिकारियों का, उन सब का। तब मामला उन्होंने कहा कि तुरंत रिलीज करो। तब उन अधिकारियों को ये समझ में आया कि सिप्पी का कनेक्शन कहाँ तक है। बहरहाल वो उस समय तो 70 mm की फिल्म तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 35 mm की फिल्म से प्रीमियर हुआ मिनर्वा फिल्म्स में, और फिल्म फ्लॉप हो गई। उससे पहले जब फिल्म की डबिंग हो रही थी तो वहीं जावेद अख्तर और सलीम खान ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अमजद खान की आवाज़ को लेकर यह कहा कि इसकी आवाज़ बहुत पतली है, डाकू की ऐसी आवाज़ मेल नहीं खा रही है, तो डबिंग किसी दूसरे की आवाज़ में करवाया जाए। अमजद खान को जब यह बातें पता चली तो उसने कहा कि पहले तो ये दोनों मुझे इस फिल्म से ही निकलवा रहे थे, किसी तरह फिल्म पूरी हुई तो अब मेरी आवाज़ को ही ये हटवा रहे हैं, यानी कि मुझे मार डालना चाहते हैं इस फिल्म में, यह मेरे कैरियर को खत्म कर देना चाहते हैं। फिर रमेश सिप्पी अड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, अमजद खान की आवाज़ पे ही फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म पर इतना पैसा लग चुका है, इतना सारा कर्ज ले रखा था सिप्पी ने कि अगर शोले फिल्म नहीं चलती
तो वो एकदम से खत्म हो जाते, डूब जाते। इन सब परिस्थितियों के बीच शोले फिल्म रिलीज हुई। रमेश सिप्पी एक गाड़ी में बैठकर एक थिएटर से दूसरे थिएटर जा रहे थे। रमेश सिप्पी एक थिएटर से दूसरे थिएटर जा रहे थे ये देखने के लिए कि फिल्म कैसी चल रही है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही थी। हर आदमी कह रहा था कि ये फिल्म तो डूब गई, ये फिल्म तो खत्म हो गई। सब लोग देख के गालियां दे रहे थे कि ये मोहब्बत के दौर में, रोमांस के दौर में ये गोलियों की तरतराहट और हाथ काटा जाना, ये सब होना है तो फिल्म को देखेगा कौन। और इन्हें भी एक दिलचस्प बात यह हुई कि फिल्म के आखिरी सीन में जब गब्बर मरता है और जया बहादुरी कहती हैं, तो इतना इमोशनल सीन संजीव कुमार एक्टिंग करते करते हो गए कि उन्होंने कहा, यानी कि रमेश सिप्पी से कहा कि जय मतलब अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगी। यानी कि उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि जया जब अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगी फिल्म शोले में, और वो भी उनके सामने ही मर जा रहा है। वो पहले से ही विधवा थी। दूसरा, उनको लड़का पसंद आया, वो भी उनके सामने ही मर रहा है, और मैं उसका ससुर निसहाय खड़ा हो रहा हूँ। तब संजीव कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के आखिरी सीन में उसे अपनी बाहों में लेकर झपकियां दूं। रमेश सिप्पी ने मजे लेते हुए कहा कि ठाकुर साहब आपकी बाहें कहाँ हैं, क्योंकि संजीव कुमार भूल गए थे कि उनकी बाहें फिल्म में कटी हुई है। तो ऐसे ऐसे सीन भी इस फिल्म में आए। लास्ट सीन जो 16 mm का था, उसमें ठाकुर बलदेव सिंह के जूतों में कील लगी है, और उस कील से पहले वह गब्बर के दोनों हाथ काटते हैं। वो दोनों हाथ उसके अलग होते हैं और फिर उन्हीं जूतों के कीलों से वो गब्बर को मार देते हैं। सेंसर बोर्ड में इस सीन पर आपत्ति हुई, लेकिन जेपी सिप्पी अड़ गए, रमेश सिप्पी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि यह इमरजेंसी का दौर है और एक पुलिस अफसर जो कि रिटायर्ड है, वो अपने हाथ में कानून लेकर कत्ल कर रहा है, और इस सब को आप दिखाएंगे अपनी फिल्म में इमरजेंसी के इस दौर में। जेपी सिप्पी बात को समझ गए और उन्होंने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, इस समय इमरजेंसी लगी है, कोई मानवाधिकार की बात नहीं है, जो कह रहे हैं वो चेंज करो। और फिर लास्ट सीन फिर जाके रामनगर बेंगलोर के पास उसी पहाड़ियों में फिर से शूट किया गया। और किस्मत देखिए, फिल्म 15 अगस्त को रिलीज हुई। 22 अगस्त को एक हफ्ता पूरा हुआ। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक फिल्म फ्लॉप रही थी। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, पब्लिक में कोई रिएक्शन नहीं। ये सब देख करके सब निराश हो रहे थे। इसी बीच बेंगलुरु का एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने रमेश सिप्पी से बोला कि देखना रमेश भाई, ये फिल्म पक्का चलेगी। उन्होंने कहा, एक बात बताओ यार, मैं एंडिंग चेंज कर दूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमिताभ बच्चन जंजीर के बाद बहुत बड़ा हीरो बन गया है और उसका मरना पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। तब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, नहीं। इधर सलीम जावेद ने फिर से कहा, उनके साथ कुछ और लोगों ने भी कहा कि दरअसल इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह है गब्बर सिंह की आवाज, और ये हमने आपको पहले भी बताया था, आपने माना नहीं। और गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान उनके पास मिलने के लिए उस समय असरानी गए। अमजद खान ने मायूस होते हुए कहा कि जिंदगी में जो मौका मिला था असरानी भाई, वो मैंने मिस कर दिया। लगता है यह फिल्म मेरी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई है। रमेश सिप्पी ने जो भरोसा मुझ पर दिखाया था यार, लेकिन मैं कर क्या सकता था? मैं जितना अच्छा कर सकता था, मैं जितनी जी जान लगा सकता था, वो मैंने लगाई। अब मैं क्या करूं यार? अमिताभ बच्चन के घर पे मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, रमेश सिप्पी, जावेद अख्तर, सलीम खान, ये सभी लोग पहुंचे इस फिल्म को लेकर कि इस फिल्म में अब क्या ऐसा बदलाव किया जाए। इस फिल्म को छोटी कर दी जाए, क्योंकि वो फिल्म उस समय बहुत बड़ी थी। तो इसलिए सवाल ये उठा, क्या इस फिल्म को छोटी कर दी जाए, या फिर गब्बर का रोल ही बदल दिया जाए, या गब्बर की आवाज बदल दी जाए, या फिर अमिताभ बच्चन को फिर से जिंदा कर दिया जाए। क्या किया जाए कि फिल्म चले, क्योंकि अगर फिल्म नहीं चली तो सिप्पी बर्बाद हो जाएंगे। इन सब बातों के बीच ही एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ कि दूसरी तरफ जया बहादुरी का कैरियर काफी आगे था, हेमा मालिनी का कैरियर काफी आगे बढ़ चुका था, धर्मेंद्र का कैरियर, सबका कैरियर कुल मिला के सर पर भागे जा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था। अमिताभ बच्चन भी उस समय तक स्टार बन चुके थे, यानी कि सबका मामला फिट था। दांव पर था तो सिर्फ दो आदमी, एक रमेश सिप्पी जिसने किसी की सलाह न मानते हुए अमजद खान को गब्बर का रोल दे दिया और कहीं कट नहीं किया, और दूसरा खुद अमजद खान जिनकी पहली फिल्म थी, जिसकी सारी उम्मीदें इस फिल्म से थी। इन सब बातों के बीच ही तीसरा हफ्ता पूरा हुआ और इसी बीच मालूम हुआ कि तीसरे हफ्ते से फिल्म ने
पिकअप करना शुरू कर दिया है। दर्शकों की भीड़ बढ़ रही है थिएटर में। और फिर उसके बाद तो गब्बर सिंह यानी अमजद खान की वजह से ही यह फिल्म चली। अमजद खान जिस रोल में थे और जहां तक इस फिल्म को पहुंचाया था, वो सिप्पी जिनकी फिल्म के प्रिंट के लिए, जिसको डैनी के लिए, जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे के लिए हर तरफ से जो कि एक उम्मीद हार चुके थे, लेकिन जीपी सिप्पी को भरोसा था कि नहीं, यह फिल्म हिट होगी। इसी तरह अमजद खान को भरोसा था कि मैंने जो काम किया है इसका रिजल्ट तो आगे रहेगा, और बाद में यह फिल्म अमजद खान की वजह से ही हिट हुई। सबसे ज़्यादा गब्बर का रोल आज भी लोग याद करते हैं। ये सारी चीज़ें आज भी याद की जाती है, और अपने समय की और बहुत सालों तक शोले ने सारे वो रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कोई एक फिल्म कभी भी नहीं बना सकती है, न अतीत में और न भविष्य में। और वो गब्बर, वो अमजद खान जो फिल्म के रिलीज होने के बाद, फ्लॉप होने के तुरंत बाद इन सब में इतनी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन फिर भी तारीफें देखिए कि इस आदमी को फिर भी भरोसा था कि मैंने जो काम किया उससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था। रमेश सिप्पी को यह भरोसा था कि मैंने जैसी स्टोरी टेलिंग की है, अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है इस फिल्म में, लंदन से लेकर दुनिया के तमाम टेक्नीशियनों को लिया है इस फिल्म में, इससे अच्छा काम तो मैं कर ही नहीं सकता था, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अमजद खान को भरोसा था कि मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और अंततः हुआ भी यही कि अमजद खान स्टार बने। एक रोचक कहानी और भी हुई इस बीच। अमजद खान और असरानी को गुजरात के किसी एक थिएटर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, जो कि अमजद खान अब तक बड़े स्टार बन चुके थे। इन सब के बीच एक पात्र और भी छूट रहा है, जो था मैकमोहन का, जिन्होंने सांबा का रोल किया था। जब उन्हें सांबा का रोल दिया गया था तब वो एक अच्छे खासे एक्टर थे। जब उन्होंने फिल्म देखी तो उसमें सिर्फ कितने आदमी थे, बस इतना ही उन्होंने बोला था। उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा, जब सब काट दिया तो यह भी काट देते यार, यह 3 शब्द का मेरा क्या रोल रखा है। तब रमेश सिप्पी ने कहा कि जितना मैं काट सकता था उतना तो मैंने काट दिया, जितना सेंसर को काटना था उतना उसने काट दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इसी 3 लफ्जों से तुम याद रखे जाओगे। और जब शोले रिलीज हुई, मैकमोहन मारे गुस्से के, मारे फ्रस्ट्रेशन के देखने तक नहीं गए, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब वो सड़कों पे घूमने निकलते थे तो लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि अरे ओ सांभा, तो उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो जब वो फिल्म देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ गए, पूरा थिएटर इंटरवल में उनके पास सांभा सांभा कहते हुए आ गए। हालांकि उन्होंने फिल्मों में बहुत बड़े बड़े रोल किए थे, लेकिन ये 3 शब्द से जो पहचान मिली वो आज तक कभी नहीं मिली थी। हाँ, तो ये आखिरी किस्सा बता रहे थे कि जब वो उद्घाटन करने थिएटर का पहुंचे, असरानी के साथ अमजद खान जा रहे थे, एयरपोर्ट से उतरे, गुजरात में जा रहे थे कहीं, एक सुनसान चाय की दुकान पे चाय पीने का मन हुआ अमजद खान का, क्योंकि अमजद खान बहुत चाय पीते थे। तो वो एक चाय की दुकान पर बैठ गए, और जब चाय की दुकान पे वो उतरे, उस वक्त उस चाय की दुकान पे शोले फिल्म का डायलॉग टेप रिकॉर्डर में बज रहा था। उस समय टेप रिकॉर्डर का दौर था, और चाय की दुकानों पे अक्सर ही टेप रिकॉर्डर बजते हुए मिल जाते थे। तो चाय की दुकान वाले ने कैसेट बजा रखा था, और जैसे ही वो डायलॉग आया कि कितने आदमी थे, उसका म्यूजिक बज रहा था, तो वह चाय की दुकान वाला बोलने लगा कि कितने आदमी थे, और जैसे ही अमजद खान उसमें गब्बर बोलता है, यानी कि गब्बर बोलता है, उसको वो चाय वाला रिवाइंड कर रहा था फिर से सुनने के लिए, और सामने खुद खड़े थे अमजद खान। हालांकि चाय वाला उस समय तक उनको पहचान नहीं सका था। जब उसने चाय दे दी और वह मुड़ गया, तब असरानी ने अमजद खान से पूछा कि वो दिन याद है जब तुम रो रहे थे और कह रहे थे कि तुमने बस मिस कर दी। अमजद खान उसी चाय की दुकान पर रोते हुए बैठ गए, और उन्होंने कहा कि अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, और अमजद खान यानी कि गब्बर सिंह अमर हो गया। जिंदगी में छोटी मोटी सफलताएं असफलताएं आती ही रहती है, इसलिए जिंदगी में कभी परेशानी आ जाए तो उसी को आखिरी मत समझना, अपने पर भरोसा करना, आप भी एक दिन सफल हो जाओगे। आपका काम, आपकी पहचान लंबे समय तक याद रखी जाएगी, बस हौसला मत हारना। तो देखा आपने कैसे यह फिल्म की कहानी उन युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने आस और उम्मीद ही छोड़ दी। उन्हें इस फिल्म से एक प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए।